अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो सेल होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। एक तरफ है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक तरफ है रिडक्शन हाफ सेल। दोनों को इलेक्ट्रोड को तो तार से जोड़ दिया गया जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का पाथ जो है वो कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद इंटरनल सर्किट जो जोड़ा गया उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज से हम लोग जोड़े। अब इस सॉल्ट ब्रिज पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेट पोटेंशियल्स पे एक्सप्रेशन पे हम फिर से आएंगे। नेट सेल हमने कैसा होता है वो तुमको दिखा दिया। तो आज सॉल्ट ब्रिज, तो ये कोई घूमने वाली जगह नहीं है। सॉल्ट ब्रिज सेल जो है वो कनेक्ट हुआ है बाय द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज है क्या और क्यों हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, नहीं कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इस पे बहुत बार सवाल आ चुके हैं बेटा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। इसको मैं स्टार ही कर देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको स्टार करके लिखें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जेई में भी चाहे मेंस हो एडवांस हो, एडवांस में तो कई बार मल्टीपल चॉइस में सॉल्ट ब्रिज को लेके जो है क्वेश्चन किया गया है, और नीट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्ट ब्रिज का दे देता है कि अगर मान लिया ये नहीं लगाया तो क्या होगा, है ना। तो आज तुमको सीखना है कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है और लगता भी है सेल के अंदर, जो कि हम लोग तो खाली एनोड कैथोड जनरेट बचपन में पढ़ते हैं 9th क्लास तक। सॉल्ट ब्रिज वहाँ नहीं सिखाया जाता है, लेकिन सॉल्ट ब्रिज की वजह से ही ऐसा होता है कि सेल तुम्हारा काफ़ी लंबे समय तक काम करता है ना। एक ब्रीफ में पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर लिखवाते चलूंगा सब कुछ। होता क्या है, मान लिया आपने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट नहीं किया, आपने एक नॉर्मल ग्लास ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, जो इंटरनल वाला सर्किट था जैसे मैंने कनेक्ट किया हुआ था। तो मैंने तो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर बता दिया था कि भाई दैट इज सॉल्ट ब्रिज, ठीक। लेकिन मान लिया सॉल्ट ब्रिज से कोई नहीं कनेक्ट करता है, सोचता है कि नहीं इलेक्ट्रोलाइट को ही तो थोड़ा कनेक्ट करना है, तो किसी भी ग्लास ट्यूब से कर दोगे तो मिल जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नेट सर्किट बन जाएगा। लेकिन ऐसा करने पे होता क्या है कि जब आप एक नॉर्मल ग्लास ट्यूब से कनेक्ट करते हैं तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया बाहर। नेट जो इलेक्ट्रोलाइट का जो मीडिया था वो क्या बन गया था, इलेक्ट्रोलाइट का मीडिया पॉजिटिव बन गया था। सिमिलरली रिडक्शन में जो इलेक्ट्रोलाइट का मीडिया है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज कम होते चले गए, तो नेट जो मैं बोलूंगा उसके कंपेरेटिवली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है वो नेट नेगेटिव टाइप से दिखाई देगा। मैं एग्जैक्ट प्लस माइनस नहीं बोल रहा हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इसको एग्जैक्टली प्लस माइनस मत समझना। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल मेरा हायर पोटेंशियल पे होता है और रिडक्शन हाफ सेल मेरा लोअर पोटेंशियल पे होता है। ये बात तो क्लियर है। तो हायर को आप प्लस बोल सकते हैं, लोअर को माइनस बोल सकते हैं, ये कंसेप्ट आप बना सकते हैं अपने दिमाग में। लेकिन एक्चुअली में प्लस माइनस का कंसेप्ट है नहीं, बुक्स वगैरह में आप देखोगे तो वहाँ प्लस माइनस लिखा रहता है, बट मैं बताऊं कि रियलिटी में देर इज नो प्लस माइनस, देर इज ऑलवेज हाई एंड लो। जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो रिलेटिव कंसेप्ट है, तो रिलेटिव में हम हमेशा हाई और लो को हमको बोलना चाहिए, ना कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, ऐसा ज़्यादा बोलना चाहिए। वो तो समझाने के लिए हम भी प्लस माइनस करके ही समझा देते हैं, क्योंकि किताबों में वही लिखा रहता है। अब तुम लोग किताब पढ़ोगे, तुम लोग बोले सर ये क्या है ना, इसलिए हम वैसा समझा देते हैं। बट जो रियलिटी है, सेकेंड, जो रियलिटी है वो यही है कि यहाँ पे हम लोग हाई और लो की बात कर रहे हैं। यहाँ पे
प्लस माइनस की एग्जैक्टली हम बात नहीं कर रहे हैं, तुम देखोगे जब मैं पूरा और आगे स्टार्ट करूंगा टॉपिक को। अभी तक तो तुमने बेसिक स्ट्रक्चर जान लिया कि ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला गया है। ऑक्सीडेशन बोला है तो उसको ऑक्सीडेशन वाला का पोटेंशियल बोल दिया, और ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया, और रिडक्शन है तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस तरह से बोल दिया। और जब वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो ओपी बन जाता है एसओपी, और आरपी बन जाता है एसआरपी, है ना, इतना बात क्लियर है। तो सॉल्ट ब्रिज की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला, इसको अगर यूज नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। हमारे जो सेल्स हैं, बैटरी है, वो इसीलिए इतने दिनों तक काम करते हैं क्योंकि ये सॉल्ट ब्रिज वहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप नॉर्मल ग्लास ट्यूब से कनेक्ट कर दोगे तो एक रिवर्स पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, मतलब जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोलाइट के प्लस माइनस या हाई लो की वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि तुम्हारे नेट जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसको रोकने की कोशिश करेगा। और रोकने की अगर कोशिश करेगा, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो तुम प्रोड्यूस कर रहे थे आराम से, वो तुम्हारा फिर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और अगर तुमने वो जो एक्स्ट्रा जो पोटेंशियल है, जो रिवर्स पोटेंशियल मैं बोल रहा हूँ, जिसको बोला जाता है यहाँ पे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अगर तुमने मिनिमाइज नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पूरा तुम्हारा जो सेल का जो पोटेंशियल है उसको जीरो कर देगा और तुम्हारा सेल बर्बाद हो जाएगा। मतलब जो तुम सोच रहे थे कि 6 महीना बैटरी चल जाएगी 10 रुपए वाली, अगर उस बैटरी में सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा है तो हो सकता है कि वो 1-2 दिन ही चल पाए, ठीक है। तो तुम्हारा जो 10-12 रुपए हो बर्बाद हो जाएंगे। 10-12 तो नहीं, आई थिंक 15 का आता है, 10 का भी आता है। तो अगर बोलने का मतलब ये है कि सॉल्ट ब्रिज अगर उस सेल में नहीं हुआ तो जो है फंक्शन नहीं करेगा, और फंक्शन नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने का। तो सॉल्ट ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्ट ब्रिज के पॉइंट्स जो है वो कुछ कुछ हम तुम्हें लिखा देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड tube in which salt like KCl, NaNO3, etc. is filled with अगर अगर जेल। अगर अगर जेल पता है तुम लोगों की, नहीं पता है? अगर अगर जेल जनरली थिक पेस्ट बनाने के यहाँ पे काम आता है, ताकि कंडक्शन मतलब एकदम फास्ट नहीं हो, कंडक्शन थोड़ा आराम से हो। अगर अगर जेल जो है वो एल्गे से ऑब्टेन होता है, obtained from algae। obtained from algae is inverted U-shaped tube in which salt like KCl, NaNO3, etc. is filled with agar-agar gel obtained from algae। तो अगर अगर जेल किसका काम कर रहा होता है ना? अगर अगर जेल जो है टू मेक थिक विस्कस पेस्ट। इसकी मदद से होता क्या है कि इसके अंदर जो सॉल्ट रखे हुए हैं वो सॉल्ट के जो आयंस हैं वो आयंस आराम आराम से फ्लो करते हैं। अगर अगर जेल नहीं होगा तो बहुत जल्दी इधर उधर सॉल्ट हो जाएगा, और जो आप चाहते हैं कि भाई मिनिमाइज करना रिवर्स पोटेंशियल को, वो नहीं हो पाएगा, है ना। मैं इसको अभी पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, इसको डिटेल में डायग्राम से हम लोग समझेंगे भी कि भाई क्या एक्चुअली में हो रहा है, मतलब ये यूज क्यों कर रहे हैं, उसके अंदर सॉल्ट क्यों डाल रहे हैं, सॉल्ट डाल के मतलब क्या करेंगे, है ना। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल्स, दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है।
it completes internal circuit. ना देखो, एक्सटर्नल सर्किट जो है, एक्सटर्नल सर्किट तो तुम्हारा तार से जुड़ जाता है। एक्सटर्नल सर्किट जो है वो तार से जुड़ जाता है। इंटरनल सर्किट मतलब इलेक्ट्रोलाइट को तुमको किसी तरह से जो है वो सर्किट बनाना है, कंप्लीट करना है। उसको कौन कंप्लीट कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज जो है उसको कंप्लीट कर रहा है। इसमें जो कैटायन एनायन लिए जाते हैं उनकी कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन is nearly same as conductivity of anion. कंडक्टिविटी को मोबिलिटी से भी बोला जाता है कहीं कई बार, जहां पे हम लोग बात करते हैं कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में गैस आयन किस तरह से मूव करता है, उसकी बात करते हैं। अब देखो, अगर मान लिया कहीं पे ऐसा एक आयन आ जाता है, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है आपके पास, और उसमें कुछ ऐसा आयन अगर आपके पास आ गया जिससे कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। कहीं पे ऐसा आयन आ गया जिससे कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे KCl को यूज नहीं करते हैं, है ना, या कभी कभी NaCl को भी हम लोग यूज नहीं करते। रीजन बीइंग कि अगर कहीं पे प्रेसिपिटेट बनने के चांसेस हैं, जैसे AgCl बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है, तो KCl, NaNO3 यहाँ पे तो अगर KCl जो है यूज करोगे तो KCl का जो Cl माइनस है बेटा, उस Cl माइनस क्या करेगा, मान लिया कि किसी सॉल्यूशन में Ag प्लस है, तो Ag प्लस कंबाइन होके एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर सकता है ना। सिमिलरली मान लिया Pb2 प्लस है, तो Pb2 प्लस भी PbCl2 बना देगा। तो इस तरह की चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है कि जिस भी सॉल्यूशन में ऐसा हो कि किसी भी हाफ सेल में कुछ पर्टिकुलर आयंस हैं, वो मैं लिखा देता हूँ, अगर वो आ गया और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो गया तो उससे बचना है, तब सॉल्ट ब्रिज में दूसरा टाइप का सॉल्ट जो है वो यूज कर लेना है। तो इफ एनी ऑफ द हाफ सेल contains Ag plus Hg2 2 plus and Pb2 plus, then salt like KCl, NaCl, etc. is not used. Is not used. क्यों यूज नहीं होता है मैं तुमको बता चुका हूं, उसको इक्वेशन से दिखा भी देते हैं कि वो इक्वेशन है क्या। तो रीजन यही है कि अगर मान लिया ये सब आयंस आ जाते हैं कहीं पे बेटा, तो होगा ये कि वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब प्रेसिपिटेट कर जाएगा तो जो हमको कंडक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रॉन लेने वाला था या देने वाला था, जब उस चीज को तुम ब्लॉक कर दोगे तो सेल का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, तब तो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना ही बेकार हो गया। तो इसीलिए इन सभी बातों का थोड़ा ध्यान रखें। दोनों
कनेक्ट करता है, एक हाफ सेल को कनेक्ट करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। इसमें ऐसा हमको चाहिए कि जो एनायन एनायन मतलब जैसे KCl अगर यूज करोगे तो K+ कैटायन हो गया, Cl एनायन हो गया, तो K+ की कंडक्टिविटी Cl- की कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट बराबर है। अब ऐसा क्यों लिया जाता है उस पर हम आएंगे। अभी तो पॉइंट्स लिखो कि ऐसा किया जाता है ना, ऐसा लिया जाता है। अब वो क्यों लिया जाता है उस पर भी जो है हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा जो है पार्ट पॉइंट्स हो गए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको डायग्राम से भी और सब तरीके से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्या है। जब Ag+ और इस तरह का चीज आ जाए तो KCl ये सब क्यों यूज नहीं करना है। NaCl तो ऐसे भी यूज नहीं होता है, बहुत कम यूज होता है। कंडक्टिविटी Na की और Cl की उतनी बराबर नहीं है जितनी की K+ और Cl की है। तो जनरली KCl जो है वो ज़्यादा यूज होता है, इसलिए हमने KCl ही आपको लिखा है, NaCl लिखाया भी नहीं। बट क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। मान लिया NaCl यूज करवा दिया और बोला कि इसमें से कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आप यूज नहीं करोगे, तो उस समय समझ जाना कि वही प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की कहीं ना कहीं बात कर रहा है। तो है क्या, जैसे मान लिया Ag+ अपन बोले थे, किसी सॉल्यूशन में Ag+ है, आयन है, और उसी में आप सॉल्ट ब्रिज भी फंसा रहे हो, तो सॉल्ट ब्रिज का जो मान लो कि Cl- है वो कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होके क्या देगा, ये बना देगा AgCl, जो कि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट हो गया मेरे पास। तो ये तो बैठा देगा, मतलब Ag को ब्लॉक कर दिया, बैठा दिया, ऐसा हो गया। जबकि Ag से ही मान लो कि हमको इलेक्ट्रॉनों का कंडक्शन करवाना था, इलेक्ट्रॉन या तो दिलवाना था या गेन करवाना था, तो इसलिए तुम्हारा सेल जो है तब बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसा आपने कर दिया। तो ये चौथा पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब जो मैं बात तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नाम की एक चीज होती है, उसी को क्या कर रहा होता है कि मिनिमाइज कर रहा होता है। तो उसको देखो कि किस तरह से यहाँ पे मिनिमाइज होता है, और अब जितने भी पॉइंट्स लिखा है वो सारे पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन भी हो जाएंगे। तो डायग्राम पे थोड़ा फोकस करना। जैसे जब दो हाफ सेल हैं, और मान लो कि मैं एनोड लिखवाया तो मैं नेगेटिव टर्मिनल, मतलब यहाँ पे होगा, सॉरी एनोड में ऑक्सीडेशन टर्मिनल नेगेटिव है, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा मान लो। कैथोड में टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आइंस होंगे। ये मेरा इलेक्ट्रोड है, अब मान लो बेटा अगर मैं एक नॉर्मल ग्लास ट्यूब से इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, जिसमें मैंने कोई सॉल्ट वर्ल्ट कुछ नहीं लिया, और मैं चाह रहा हूँ कि ये कनेक्ट हो जाए नीचे सर्किट, और ताकि पूरा मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ऊपर नीचे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मुझे वहाँ से एमीटर वेमीटर लगाओगे तो करंट वगैरह दिखाई दे देगा ना, बल्ब लगाओगे तो बल्ब जल जाएगा।
ठीक है। लेकिन मान लो कि मैंने खाली ऐसा ग्लास ट्यूब लगा दिया, तो उसके बाद होगा क्या? ग्लास ट्यूब लगा दूंगा तो होता ये है, देखते जाना एकदम स्टेप वाइज। ये नंबर 1 हुआ, ये ग्लास ट्यूब लगा दिया मैंने, तो होगा ये कि ये प्लस प्लस जो है ये ऊपर आने लगेगा यहां से, और यहां से जो एनायन वाला पार्ट है ये ऊपर आएगा। तो देखो इधर पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, इधर नेगेटिव टर्मिनल आ गया, नेगेटिव आइंस आ गए, टर्मिनल नहीं। तो एक हाई पोटेंशियल दिख रहा है, एक लो पोटेंशियल दिख रहा है, विच मीन्स देयर विल बी अगेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, देयर विल बी अगेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी को बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल है ये ऊपर वाले पोटेंशियल के रिवर्स डायरेक्शन में। देखो इधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर से इधर हो रहा, इधर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, मतलब करंट का डायरेक्शन किधर होगा? करंट का डायरेक्शन इधर होगा। उधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन NO2 कैथोड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है? NO2 कैथोड। ऐसे है। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन क्या है? करंट का डायरेक्शन कैथोड टू एनोड। भाई करंट जो है हम लोग हायर पोटेंशियल लो पोटेंशियल से डिफाइन किए हुए है ना। करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को करंट थोड़ा बोलते हैं। ये हुआ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन क्या है? इधर उल्टा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन कैथोड टू एनोड है। और ये जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर से इधर दिखाई दे रहा है, मतलब एनोड टू कैथोड, उसके रिवर्स में दिखाई दे रहा है। इसका जो डायरेक्शन है ना, करंट का डायरेक्शन, ये दिखाई दे रहा है। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट की यहाँ पे बात करोगे तो ये जो डायरेक्शन देगा ये हाई लो, करंट की डायरेक्शन हाई टू लो होती है, मतलब ये NO2 कैथोड। तो अब देख लो, ये जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वजह से जो करंट जनरेट हो रहा है, इट इज इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द करंट जनरेटेड नॉर्मली बाय द सेल। इसीलिए इसको रिवर्स पोटेंशियल भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स पोटेंशियल। तो प्रॉब्लम समझ में आई कि प्रॉब्लम क्या होगा? आई होप अब तुम लोग को प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। मैं स्टार्टिंग में तुमको बताया था कि एक रिवर्स पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाएगा, जो कि तुम्हारा जो सेल नॉर्मली जैसे वर्क कर रहा था, मतलब जिस डायरेक्शन में हाफ सेल से करंट आ रहा था उसके दूसरे डायरेक्शन में वो करंट दिखाएगा। तो दूसरे डायरेक्शन में दिखाया, देखो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है NO2 कैथोड वहां पे, लेकिन करंट का डायरेक्शन पढ़ा होगा 10वीं में, ये सब पढ़े हो यार तुम लोग। 10वीं में तो सब लोग पढ़ते हैं कि करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसा होता है, वही चीज है। तो NO2 कैथोड इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। करंट का डायरेक्शन क्या बोलेंगे? कैथोड टू एनोड बोलेंगे। और यहाँ इस सेल में देखो डायरेक्शन क्या बोलेंगे? इस सेल में NO2 कैथोड जा रहा है, हाई से लो पोटेंशियल। तो दिस डायरेक्शन इज रिवर्स ऑफ दैट डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन उसका रिवर्स है तो क्या होगा? धीरे 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 ऊपर वाला जो, अगर तुमने इसको मिनिमाइज नहीं किया, अगर तुमने ये चार्जेस को आने दिया ऐसे ही, ठीक है, और इसको हटाने की कोशिश नहीं की, पोटेंशियल को हटाने की कोशिश नहीं की, तो तुम्हारा जो ऊपर जो करंट आ रहा है उसके नेगेटिव में जब करंट यहाँ नीचे से जाएगा, एक समय ऐसा आएगा
कि तुम्हारे ऊपर वाले करंट को क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारे ऊपर वाले करंट को क्या कर देगा बेटा, जीरो कर देगा, तो तुम्हारा सेल क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम विच वी विल फेस इफ वी विल नॉट यूज सॉल्ट ब्रिज। समझ में आया? तो यही क्वेश्चन बार बार आया हुआ है जेई में भी और नीट में भी कि अगर सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो सॉल्ट ब्रिज यूज अगर नहीं करोगे तो वहां पे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, विच इज रिवर्स पोटेंशियल। इट इज इन द रिवर्स डायरेक्शन, it is in the reverse direction of the cell, which will harm my cell, है ना, and it will make the life of cell for very few duration, not like normal duration। इस तरह से आप बोल सकते हो। तो ये जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, रिवर्स पोटेंशियल, इट इज एक्चुअली हार्मिंग योर सेल। दिस इज हार्मिंग, इज हार्म द सेल एंड मेक नेट जीरो। नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि जीरो कर देगा अगर तुमने उसको कंट्रोल नहीं किया। तो तुम जिस डायरेक्शन में करंट चाह रहे हो उस डायरेक्शन में करंट ही नहीं है, तो करंट नहीं है तो फिर वो सेल किसी काम का नहीं रह जाएगा। अब ये तो रही प्रॉब्लम, है ना। आई थिंक प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा तुमको। एग्जैक्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि करंट कम हो जाएगा और खत्म हो जाएगी बैटरी। अब इसका सॉल्यूशन सॉल्ट ब्रिज से कैसे निकल के आया उसको समझते हैं। सॉल्ट ब्रिज से कैसे निकल के आया उसको समझते हैं। हम इसी डायग्राम में थोड़ा सा एडिट मार देते हैं या दूसरा बना दें, जैसा बोलो। इधर तो थोड़ा जगह कम लग रही है। इसको नोट कर लो पूरे को। प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्यूशन जो है ना, कि सॉल्व कैसे किया गया है, क्या दिमाग यूज किया गया है, उस पर जो है हम बात कर लेते हैं। इसी डायग्राम में थोड़ा सा एडिट मारते हैं, रुको। अब ग्लास ट्यूब नहीं लिखेंगे, सॉल्ट ब्रिज लिख देंगे। नंबर 2, मतलब अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम को। नंबर 2 में क्या है कि यहाँ पे अब हम सॉल्यूशन को कनेक्ट तो करेंगे लेकिन उसको मिक्स नहीं होने देना है। इस तरह से हम लोग को बातें करनी है। ये जो मैंने ऐसा बनाया इंडक्टर टाइप का, तो इंडक्टर नहीं लगाया वो, इसको बोलते हैं कि कॉटन प्लग। कॉटन प्लग, कॉटन प्लग क्यों लगाया जाता है? एंड्स पे, सॉल्ट ब्रिज के एंड पे। ये सॉल्ट ब्रिज अब है। कॉटन जो है वो क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम तो चाहते ये हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्यूशन है, वो इंटरमिक्स ना हो। और कॉटन प्लग लगा रहेगा तो वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगी चीज, इतनी जल्दी जो है ऊपर बढ़ेगी ही नहीं आगे। तो इस वजह से लगाया हुआ है कॉटन प्लग। तो कॉटन प्लग का यूज क्या है? इट प्रिवेंट्स इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमको कनेक्ट करना है सॉल्यूशन को, लेकिन मिक्स नहीं करवाना है। मिक्स करा दोगे तो फिर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और हमको तो वही पोटेंशियल को मिनिमाइज करवाना। मतलब जितना ये दूर रहे, जितना ये दूर रहे, उतना ऊपर मेरा कंडक्शन चल रहा है नॉर्मली, ऐसा मैं चाह रहा हूं। तो सॉल्ट ब्रिज में क्या है? सॉल्ट ब्रिज में जैसे मैंने सॉल्ट डालना है, अगर जेल लगा रखा है, तो जैसे मान लें कि मैंने KCl यहाँ पे डाला हुआ है ना, KCl सॉल्ट को यूज किया हुआ है।
अब केसीएल किस तरह से बचाएगा पोटेंशियल जनरेट होने से, रिवर्स पोटेंशियल जनरेट होने से, उसको समझो कि यहाँ पे पूरा केसीएल जमा हुआ है। तो के में जो के प्लस है, कैटायन वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव साइड जाएगा और एनायन वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव साइड जाएगा एक साथ। मतलब इधर के प्लस जाएगा, इधर सीएल माइनस जाएगा, और दोनों जो भी ऊपर से चढ़ने वाला होगा लिक्विड मिक्स होने के लिए उसको क्या करता रहेगा, उसको न्यूट्रलाइज करता रहेगा। और हमको न्यूट्रलाइज तब तक करते रहना है जब तक कि आराम से, मतलब जब तक सेल चल रहा है तब तक न्यूट्रलाइज होता रहता है, हमको नहीं करना है। तो हम लोग इतना अमाउंट एक अच्छा खासा लेके चलेंगे सॉल्ट ब्रिज के अंदर, जिससे कि कैलकुलेशन से निकल के लोग निकालते हैं इंडस्ट्री में कि इतना निकल के आ जाएगा कि इतने महीने बैटरी चलेगी, उसमें कितना किफ़ायती है, कितना इकोनॉमिकल उनको पड़ रहा है, वो सब वो मैनेज करेंगे। और केसीएल का अमाउंट जैसे ही खत्म हो गया उसके बाद क्या, उसके बाद रिवर्स पोटेंशियल जनरेट होगा, बैटरी खत्म हो जाएगी। तो केसीएल का यूज किस तरह से है, जैसे केसीएल है तो यहाँ पे के प्लस आयन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और सीएल माइनस आयन जो है ना, वो इस डायरेक्शन में यूज करेंगे। और सीएल माइनस क्या करेगा, इस पॉजिटिव जो आयन यहाँ से आने वाला है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और के प्लस जो है यहाँ से जो नेगेटिव आयन आने वाला है उसको न्यूट्रलाइज कर जाएगा। तो इस तरीके से दोनों जो आयन्स है के प्लस और सीएल माइनस, वो क्या करेंगे, वो कनेक्ट तो कर रहा है लेकिन क्या है, इंटरमिक्स नहीं होने दे रहा है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप नहीं हो रहा है। और अगर पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ रिवर्स पोटेंशियल। अगर ऐसा है तो बैटरी की जो लाइफ है वो चलेगी, मतलब बैटरी लाइफ विल बी लॉन्गर, बैटरी लाइफ विल बी लॉन्गर, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो कॉटन प्लग इंटरमिक्सिंग को रोकने के लिए था, सीएल माइनस और के प्लस जो हमने आयन डाला वो और भी अच्छे से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि वहाँ कुछ चढ़ेगा भी तो फिर जनरेट नहीं करवाना है पोटेंशियल, उसको पहले ही ब्लॉक कर देंगे, ऐसा होगा। तो इस वजह से सॉल्ट ब्रिज की वजह से क्या होता है कि ये चीज़ बच जाती है, और जब ये बच जाएगा तो अपना सेल जो है वो आराम से काम कर रहा है। तो ये हुआ सॉल्यूशन, किस तरह से सॉल्ट ब्रिज की मदद से ऐसा होता है। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की, है ना। कंडक्टिविटी जो है या आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी जिसको म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट इज डिफाइंड, जैसे हमने कंडक्टिविटी तुम लोगों को बोला कि कैटायन और एनायन की जो कंडक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए, वो ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए। तो कभी कभी आपको कंडक्टिविटी ना बोल के आयनिक मोबिलिटी जो है वो दे देगा, तो उसका डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी अटेन्ड बाय an ion in unit electric field. And it is a velocity attained by ion in unit electric field. लेकिन आयन जो मूव कर रहा है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो गैस मीडिया में मतलब मूव कर रहा है, इस बात का ध्यान रहे डेफिनेशन के हिसाब से। बाय एन आयन in unit electric field in gaseous media, in gaseous medium. तो आयनिक मोबिलिटी बोल लो या कंडक्टिविटी बोल लो, दोनों मतलब आयंस का ऑलमोस्ट सेम होना। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मुझको ऐसा बोलना चाहिए कि म्यू ऑफ के प्लस इज नियरली सेम एज म्यू ऑफ सी एल माइनस। अब ऐसी कंडीशन क्यों ली गई होगी ये सोचो बेटा, ऐसा क्यों बोला गया कि ठीक है न्यूट्रलाइज तो सर कर रहा है, रिवर्स पोटेंशियल जनरेट अब नहीं हो पाएगा, मेरा सेल जो है सही से काम करेगा, लेकिन दोनों की कंडक्टिविटी से क्या मतलब है। मतलब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि दोनों की कंडक्टिविटी सेम नहीं लेंगे
तो क्या ऐसा नहीं होगा, ये होगा, क्या होगा? तो इसको थोड़ा सा सोचो और बताओ कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर मान लो कंडक्टिविटी सेम नहीं होगी, है ना, तो क्या होगा? कंडक्टिविटी मतलब जैसे कि वेलोसिटी, तो किस हिसाब से आयन मूव कर रहा है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर ये ज्यादा तेजी से मूव करेगा और ये कम तेजी से मूव करेगा तो भी दिक्कत है ना। देखो, अगर मोबिलिटी सेम नहीं होगी तो भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अगर एक पार्ट तुम्हारा बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर रहा है उसको, दूसरा पार्ट न्यूट्रलाइज जल्दी नहीं कर पा रहा है उतनी स्पीड से, कम न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो आयंस तो आ जाएंगे ना। जैसे आयंस आ गए तो यहाँ तक थोड़ा सा भी आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर भी आ जाएगा ना। हम तो चाहते हैं कि उठे ही ना वहां से, आयंस जो है वो सॉल्यूशन में, इस ट्यूब में ना घुस पाए ज्यादा, हम ये चाहते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब दोनों जो आयंस हैं वो दोनों आयंस ऑलमोस्ट सेम स्पीड से न्यूट्रलाइज करने के लिए पहुंचे। ये दोनों आयंस जो हैं ये अगर ऑलमोस्ट सेम स्पीड से न्यूट्रलाइज करने के लिए पहुंचेगा सिस्टम में, तभी ऐसा होगा कि एट द सेम टाइम सारी चीजें सही से न्यूट्रलाइज होंगी। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि मोबिलिटी जो है वो, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, ये सब जो है क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सो दैट बोथ आयंस न्यूट्रलाइज with same effect. Both ions neutralize with same effect. दोनों आयंस जो है वो सेम इफेक्ट से जो है वो न्यूट्रलाइज होने चाहिए। तो आई होप तुम लोग को अब सॉल्ट ब्रिज के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी अब क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पूरा एकदम डिटेल में प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन किस तरह से जो है वो बोला गया है, ये सब के ऊपर पूरा सही से डिस्कशन कर दिया है। तो सॉल्ट ब्रिज को लेके कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि किस तरह से सेल्स जो हैं उसकी रिएक्शन कैसे होती है, गैल्वेनिक सेल जो है वो किस तरह से लिखा जाता है, बोला जाता है। तो गैल्वेनिक सेल में हम लोग एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं डैनियल सेल का, है ना। डैनियल सेल बहुत ही कॉमन है, जिसमें जिंक और कॉपर यूज होता है, एक साइड जिंक सल्फेट, एक साइड इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर सल्फेट यूज होता है। तो उसका किस तरह से सेल रिएक्शन होता है और कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, उन सबको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। फिर धीरे धीरे अब कंसेप्चुअल जो पार्ट था स्टार्टिंग वाला वो मैं तुम लोग को बता दिया, अब धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ जो है वो मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, ये बात एकदम बिठा लो अपने मन में। अब देखो, जैसा मैंने बोला गैल्वेनिक सेल है ना, तो उसका एक एग्जांपल अपन लेते हैं, मान लो डैनियल सेल। डैनियल सेल जो है एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या है। तो नाम जो पढ़ा है डैनियल सेल का, साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है। 1836 में सर जॉन फ्रेडरिक डैनियल जो है उन्होंने ये सेल दिया था, है ना, इन 1836। सर जॉन फ्रेडरिक डैनियल, सर जॉन फ्रेडरिक डैनियल, उन्होंने ये सेल दिया था। तो सेल की खास बात क्या है, उन्होंने इलेक्ट्रोड जो यूज किए थे
क्योंकि इस टाइप के जो रिएक्शन वो आप पहले भी देख चुके होंगे, नहीं देखा होगा तो एक बार देखो, शायद याद आ जाए। उन्होंने जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स को लेके जो है वो सेल बनाया हुआ था बेटा ना, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स को लेके सेल बनाया हुआ था। कैसे कि जब जिंक और कॉपर को आप कंपेयर करेंगे पोटेंशियल बेसिस पे, तो जिंक का जो पोटेंशियल है वो इस तरह से रिलेटिव आता है कॉपर के, कि जिंक ऑक्सीडेशन में यूज होता है और कॉपर रिडक्शन में यूज होता है। डेटा वाइज भी जो है हम इसको बाद में आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होती है, बट अभी के लिए जैसे हम सेल के बारे में बात करें कि सेल क्या होता है और उसका रिएक्शन कैसे लिखना है, अभी पूरे वैल्यू वाली चीज़ पे अभी आए नहीं है ना, तो वैल्यू भी बताएंगे आपको। वैसे आप एनसीईआरटी में जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आप वैल्यू चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन में अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कॉपर को रिडक्शन में यूज़ किया जाता है। तो जो चीज़ जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है वो सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है ना, मतलब खुद क्या हो जाता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इस तरह से होता है। तो इन दोनों में से जिंक का जो है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो कॉपर को क्या कर सकता है, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, सॉरी कॉपर को रिड्यूस कर सकता है और खुद क्या हो सकता है ऑक्सीडाइज हो सकता है, इस तरह से है। इसका बिल्कुल जिसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, मतलब लोअर होता है, उस सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है। इसका लोअर है, उसका हाइयर एंड पे, इसका -0.76 है, उसका +0.34 है। तो ये ऑक्सीडाइज होता है और वो रिड्यूस होता है, इस तरह से बात है। और ये सारे जो लेवल्स हैं अगेन वो किसके रेस्पेक्ट में है, दे ऑल आर रिलेटेड टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि हाइड्रोजन को हम लोग जीरो माने हुए हैं, तो जीरो के बेसिस पे आगे पीछे हम लोग करते हैं। तो जिंक जो है वो ये रिएक्शन कर रहा होता है कि जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये क्या है मेरा, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सिमिलरली जो रिडक्शन हाफ सेल है उसमें क्या चल रहा है, उसमें चल रहा है कि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, उसमें ऐसा चल रहा। इसमें ZnSO4 ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, इसमें कॉपर सल्फेट ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, तो सेल जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये तो वो अपना सॉल्ट ब्रिज, जिंक ऑक्सीडेशन साइड है, ये Zn है, यहाँ पे Zn2+, है ना, NSO4 2-, कॉपर है, Cu2+ जो है वो रिड्यूस होगा, SO4 2-। तो देखो कि इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ये और पॉजिटिव आता रहेगा और ये इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव होता रहेगा, और दोनों को वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इस बार कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तो ये नेट से, और मान लो यहाँ पे KCl पड़ा हुआ है जो कि बैलेंस कर रहा है ताकि रिवर्स पोटेंशियल जो है वो जनरेट ना हो पाए। तो इस तरीके से नेट जो है वो सेल हो गया बेटा, दिस इज द नेट सेल।
तो बात करें कि क्या क्या सॉल्यूशन में होता रहेगा, तो देखो Zn2+ जो है उसका कंसंट्रेशन राइज करता रहेगा सॉल्यूशन के अंदर। Cu2+ का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करता रहेगा। देखो रिएक्शन जहां से जहां हो रही है वहां से वहां जो है तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि हम एक और चीज बोल सकते हैं कि जो मास ऑफ जिंक रॉड है, रॉड मतलब इलेक्ट्रोड, वो क्या होगा? वो डिक्रीज होता रहेगा। मास ऑफ कॉपर रॉड जो है वो क्या होता रहेगा? वो इंक्रीज होता रहेगा। इस तरह की चीजें भी जब हम लोग फैराडेज लॉ करेंगे तो उसमें हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी पूछ लेगा कि इसका मास कितना कितना अमाउंट इंक्रीज कर गया या इसका मास कितना अमाउंट डिक्रीज कर गया। तो ये सब एकदम छोटे छोटे एकदम बेसिक से कंसेप्ट मैं तुमको सिखाते जा रहा हूँ, ताकि मुझे पता है अगर मैं तुम्हें आज ये चीज़ें सिखा दूंगा ना तो फ्राइडे लॉ में तुमको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगी और तुमको मज़ा आएगा सॉल्व करने में। लेकिन अगर तुम सब कुछ ही वहीं पे सीखोगे एक ही साथ तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए वो बोरिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। बट तुम्हें पता है क्योंकि हम बोर करके ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, है ना, हम मज़े लेके पढ़ाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा अभी से जानते रहो ताकि आगे तुम्हें अपने आप फ़ायदा मिल जाएगा। और यही डायरेक्शन है पढ़ाई का। इसी डायरेक्शन में जो है तुमको पढ़ना चाहिए कि कुछ चीज़ें थ्योरी वाली हैं, कुछ चीज़ें पहले से पता हो और फिर उसका एप्लीकेशन बाद में भी हो, तब मज़ा आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही बार उधर एक चीज़ पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रखो। इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं अभी से आपको ये बात बता दिया हूँ, ठीक है। अब नेट सेल रिएक्शन की अगर बात करें, ये तो सेल बना दिया मैंने। नेट सेल रिएक्शन की अगर बात करें, यहीं पे जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है? Zn+ Cu2+ gives Zn2+ plus Cu, है ना। ये सॉलिड, ये एक्वस, ये भी एक्वस, ये सॉलिड। दिस इज कॉल्ड नेट सेल रिएक्शन। अच्छा, इस सेल रिएक्शन में देख सकते हो कि अभी हमको कुछ भी यहाँ बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसका मतलब कि इस रिएक्शन में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो यू विल हैव टू से 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर गेटिंग ट्रांसफर, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे इसको अगर 1 मोल लेके चलोगे, ये तो एक एटम हुआ ना, एक आयन हुआ, तब 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। लेकिन हम लोग जब कैलकुलेशन जनरली करते हैं तो हम लोग मोल की बात करते हैं। तो 1 मोल की बात करेंगे तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन टू मोल इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, है ना। ये एक एटम आयन की बात हुई, हम मोलर लेके चल लेते हैं मान लो कि रिएक्शन से, क्योंकि जल्दी हम मोल 1 मोल इतना होगा तो 2 मोल इतना होगा। तो इन दिस रिएक्शन 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इफ वी टेक 1 मोल सब्सटेंस, है ना, इफ द कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, ऐसा लेके चले। इफ 1 मोल सब्सटेंस इज यूज, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है इसको हम लोग n बोलते हैं, तो n वैल्यू इज इक्वल टू 2। n वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2 है।
हर एक रिएक्शन का नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो वैल्यू होती है। तो इस रिएक्शन का कितना है, एन वैल्यू इट इज इक्वल टू 2। ये बात आपको दिमाग में बिठानी ली है, क्योंकि एन वैल्यू के रिलेटेड भी आपको थोड़ा सा चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इन्वॉल्व, ये आपको रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैंने बताया कि रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड्स दोनों तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब कि दे कैन बिहेव एज अ ऑक्सीडेशन हाफ ऑल्सो एंड रिडक्शन हाफ ऑल्सो। अब इन दोनों में से ऐसा हुआ कि भाई ये ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो सकता था, ये रिडक्शन ज़्यादा हो सकता था, है ना, ये रिड्यूस हो सकता था, वो खाली ऑक्सीडाइज हो सकता था। इन दोनों को जब कंपेयर किया तो ऐसा हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये वाला पोर्शन उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अगर आप जो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करोगे तो वो हो सकता है। तो इस वजह से जनरली हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्शन लिखते हैं वो सारी रिएक्शंस रिवर्सिबल मोड में लिखते हैं। यहाँ पे मैंने इरिवर्सिबल मोड में लिख दिया जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज कि भाई नेट रिएक्शन क्या है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है उसको किस तरह से अपन देख रहे हैं। जब कैंसिल हो गया इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब नेट रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। और कैंसिलेशन करने में जितना इलेक्ट्रॉन्स लगा वो नेट इलेक्ट्रॉन्स, तो एन इजिकल टू 2 हो गया। लेकिन रिएक्शन को अगर हम लिखेंगे तो रिएक्शन को ऐसे नहीं लिखेंगे। रिएक्शन जो है रिवर्सिबल मोड में हमको लिखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की भी है और रिड्यूस होने की भी है। तो Cu2+ से Cu बन सकता है, तो Cu से भी Cu2+ बन सकता है, ये भी तो टेंडेंसी उसकी है ही। भले इस रिएक्शन में ऐसा होगा कि ये ऑक्सीडाइज होने के लिए मरेगा और ये रिड्यूस होने के लिए मरेगा। समझ, मरेगा मतलब कि होगा, लेकिन बिल्कुल इसकी टेंडेंसी ये भी हो सकती है जो कि कम होगी। यहाँ पे इस रिएक्शन की टेंडेंसी यहाँ पे ज्यादा है, मतलब द डायरेक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज मोर। बट कोई अगर तुमसे पूछता कि क्या डायरेक्शन उल्टा हम लोग सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं, कभी नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन उल्टी भी हो ही सकती है। अगर आप वहां पे मान लीजिए कुछ ऐसा यूज कर लिया, एक्स्ट्रा पोटेंशियल कहीं पे लगा दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो डायरेक्शन वहां पे रिवर्स हो सकती है सेल की। इसी वजह से मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये तो समझाने, मतलब दिस इज डोमिनेटिंग, ये वाली साइड डोमिनेट कर रही है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। मैंने तुम्हें सिखाया है कि सब्सटेंस कोई भी है वो दोनों तरफ जा सकता है। अब ये देखना पड़ता है एक सेल में कि दूसरी साइड क्या लगा हुआ है, उसके रिलेटिवली वो या तो इधर जा रहा होगा या तो इधर जा रहा होगा, है ना, तो उसके हिसाब से उसको एनोड बनाएंगे या कैथोड बनाएंगे। लेकिन जाने की टेंडेंसी दोनों तरफ होती है, वो डिपेंड करता है कि उसके साथ क्या अटैच किया हुआ है। तो हमने भी जैसे यहाँ पे अटैच किया जिंक और कॉपर, तो यहाँ अटैचमेंट के कारण ऐसा हो गया कि इसके रेस्पेक्ट में जो है ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन उल्टी रिएक्शन भी पॉसिबल है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रिवर्सिबल मोड में ही रिएक्शन को हमेशा बोलेंगे। और क्योंकि रिवर्सिबल मोड में बोलेंगे तो बेटा, तो फिर एक बात हमेशा जान लो कि जब रिवर्सिबल मोड में बोलेंगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू तो क्या होता है वो बता दिया, नेट रिएक्शन क्या होता है वो बता दिया। रिवर्सिबल मोड में बोलेंगे तो वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट वगैरह वो सारी चीजें डिफाइन होने लग जाएंगी। बोलो क्लियर? क्लियर है ना एकदम? जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की तो वहां पे रिएक्शन कोएफिशिएंट आता है। तो इसको अगर मैं एक बेटर वे में लिखना चाहूं तो इसको मुझे ऐसा लिखना चाहिए था कि इसको इसको मुझे ऐसा लिखना चाहिए था बेटा कि Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, रिवर्सिबल मोड के साइन लिखते हैं तो ये हो जाएगा Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बात का ध्यान रखना, ये तो जैसे मैंने बोला ये फेवर करेगा, क्योंकि इसके कंपेटिवली जो है जो डेटा है उसके हिसाब से वो
जो जिसका जो पोटेंशियल होता है वो लेस होता है, वो सामने वाले को रिड्यूस कर देता है, ऐसा होता है। तो इसका लेस है तो ये रिड्यूस इसको कर देगा, जिंक जो है कॉपर को रिड्यूस कर देगा यहाँ पे ना, कॉपर जिंक को ऑक्सीडाइज कर देगा, इस तरह से हम लोग बोलेंगे आगे जब पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तब। बट क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये भी रिएक्शन चल ही रही होगी लेकिन ये कम चल रही होगी, ऐसा होगा। इधर वाली रिएक्शन जो है उसके कंपेरेटिवली कम चल रही है, लेकिन क्योंकि रिवर्सिबल है तो फिर हमको ऐसा लिखना चाहिए, और ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन कोशेंट डिफाइन हो जाएगा। रिएक्शन कोशेंट Q जो है यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। तो Q विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू हो जाएगा कि Zn2+ का कंसंट्रेशन की पावर 1। अगेन ध्यान देना कॉपर जो है यहाँ पे सॉलिड है, और कॉपर क्योंकि सॉलिड है तो उसका कंसंट्रेशन उतना चेंज नहीं करेगा जितना कि Zn2+ का कंसंट्रेशन चेंज करेगा, इसीलिए इसको हम लोग कांस्टेंट मान के हटा लेंगे। डिवाइडेड बाय यहाँ भी Zn को जो है कांस्टेंट मान के वहाँ पे हटा लेंगे, खाली आयन वाले की बात यहाँ पे कही जाएगी, तो Cu2+ की पावर 1। दिस इज द रिएक्शन कोशेंट। और यही अगर मान लिया कि मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बता दिया कि क्वेश्चन है कि भाई इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम की अगर बात करोगे तो फिर बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कि K, तो वहां पे ऐसा बोलना पड़ेगा कि Zn2+ EQ बटा Cu2+ EQ। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो ध्यान रखना कि सॉलिड इन कंपैरिजन टू liquid and gas is ignored as activity doesn't change much। ये बात तुमको याद भी होनी चाहिए, मैं जब केमिकल इक्विलिब्रियम तुम्हें पढ़ाया हूं तो उसमें मैं ये बात वहां लिखवाया भी हूं कि सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी चेंज होती है वो किसकी चेंज होती है, वो होती है गैस की, है ना, उसका एरिया ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है। उसके बाद होती है लिक्विड की, उसके बाद होता है कि सॉलिड की। तो वहाँ पे तो हम लोग अगर गैस आ गया तो बाकी कुछ देखते ही नहीं थे, लिक्विड है तो पूरा लिक्विड है तो फिर लिक्विड को भी ले लेते थे वहाँ पे, क्योंकि लिक्विड भी हम लोग ज़्यादा चेंज नहीं मानते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन में चीज़ें चल रही हैं तो कंसंट्रेशन चेंज हो ही रहा है, उसकी वजह से रेट को देखना पड़ेगा, तो उसकी वजह से एक्टिविटी आएगी। गैस कोई लिबरेट हो रही है तो गैस जितनी भी लिबरेट होगी उसके साथ साथ सॉल्यूशन में भी कुछ कुछ चेंज आएगा। तो यहाँ पे तुम लोगों को लिक्विड और गैस को हो सकता है कि बहुत बार एक साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं कई बार जैसे हम लोग बोलते हैं कि Kp Kc ऐसा हम लोग बोलते हैं, जैसे ये क्या है, ये Kc था, ये Qc था, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं कि Qp Kp ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक डिफाइन होगा क्वेश्चन QPC या KPC, पहले भी किए हैं डिफाइन वहां पे, बट वहां पे हम लोग यूज नहीं किए हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। प्रेशर के साथ और कंसंट्रेशन के साथ दोनों को एक साथ, मतलब कि गैस और कंसंट्रेशन में चेंज मतलब कि लिक्विड एक्वा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो यूज करेंगे हम लोग वो यूज करेंगे QPC या KPC इस तरीके से। तो इतनी बात जो है तुम लोग को ध्यान रहे तो पूरा एकदम बेटर तुम लोगों का कंसेप्ट बनता जाएगा। अभी हमने आज डेनियल सेल को लेके जो है इस तरह के एग्जाम्पल के फॉर्म में ये बता दिया तुम्हें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेशन बेस्ड और चीज़ें करेंगे, जिससे कि अभी तक जो कंसेप्ट है इसको यूज कैसे करना है ये तुमको समझ में आएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में डेल्टा जी, नर्स इक्वेशन, ये सब हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में जितना पढ़ाया इसको पूरा याद कर लो, इसको पूरा रट लो, देख लो बार बार, ताकि कंसेप्चुअल चीज़ें तुम्हारी जो है मिस ना हो, ठीक है। तो